काजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होती हैं? कुछ इंटरनल काजेज़ होती हैं और कुछ एक्सटर्नल काजेज़ भी होती हैं। इंटरनल में आ जाती है वियर एंड टियर एंड डिप्लेशन। जैसे जैसे क्वांटम ऑफ यूज़ बढ़ता है, एसिड इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उसकी वियर एंड टियर भी ज़्यादा होती है। जैसे फैक्ट्री में अगर डबल शिफ्ट में काम हो रहा है सिंगल शिफ्ट की बजाय, तो प्लांट एंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो डबल हो जाएगी। इसी तरह से डिप्लेशन क्या होती है? सम एसिड डिक्लाइन इन द वैल्यू विद प्रोपोर्शन टू द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जितना ज़्यादा उसमें से चीज़ निकालेंगे, जैसे माइन है, क्योरी है, इन इस तरह के एसिड्स की डिप्लेशन होती है। तो जितना नमक की कान में से नमक निकालते जाएंगे, तो उसकी नमक की क्वांटिटी जो है वो पीछे कम बचती जाएगी। तो उसी हिसाब से हमें उसकी कॉस्ट जो है कम करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल रीजंस में आता है जी ऑब्सोलीसेंस। ऑब्सोलीसेंस क्या होती है कि ऑल्दो इन प्रॉपर वर्किंग और चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं। न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ गई है, तो आपने जो प्लांट लगाया हुआ है उसकी अब बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। उससे बनी हुई चीज़ें जो हैं वो मार्केटेबल नहीं है। लोग अब नई चीज़ें देखना चाहते हैं। तो चाहे बेशक आपका 10 दिन पहले प्लांट आपने लगाया हो, अगर टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई है तो वो आपका ऑब्सोलीट हो जाएगा। उस हिसाब से फिर आपको उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टाइम गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे लीज़्ड प्रॉपर्टी है या पेटेंट राइट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं। आपने 10 साल के लिए लीज़ ली हुई है और उसकी वैल्यू 10,000 है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 रुपया आपने हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, या हर माह चार्ज करनी है अगर 10 मंथ की लीज़ है। तो आप चाहे लीज़्ड प्रॉपर्टी यूज़ करें या ना करें, टाइम गुजरने के साथ उसकी वैल्यू इस रेशो से कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ होगी। इसी तरह से तीसरी एक्सटर्नल रीज़न होती है एक्सीडेंट। कुछ चीज़ें एबनॉर्मल एक्सीडेंट्स, फायर, अर्थक्वेक वगैरह से या सैलाब से आपके एसेट्स की हालत ख़राब हो जाती है और उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको भी हमें डेप्रिसिएशन में कंसीडर करना होता है। ज़रूरत क्यों होती है? नीड फॉर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने क्यों चार्ज करनी है? ताकि हम सही प्रॉफिट और लॉस अकाउंट निकाल सकें, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्योंकि हमने देखा कि हमने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था कि जो हमने सरमाया रेवेन्यू कमाया है, उसके अगेंस्ट हमने सारे रेलिवेंट खर्चे उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करने हैं, ताकि हमारा एक्चुअल दुरुस्त इनकम और लॉस निकल के आए। तो डेप्रिसिएशन अगर एक एसिड उस सरमाए इनकम को कमाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो डेफ़िनेटली उस एसिड का भी कुछ पार्ट खर्चे में शामिल करना चाहिए, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर इसी तरह से आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, उसकी कॉस्टिंग करनी होती है हमने कि अच्छा इस एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आया हुआ है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करोगे, जिन एसिड्स को यूज़ करते हुए वो यूनिट बनी है, तो वो फिर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना वो अंडर स्टेट रहेगी, कम पैसे हमें जनरेट होंगे। उससे नुकसान ये होगा कि फिर हम जब कॉस्ट ही कम डिटरमिन करेंगे, तो डेफ़िनेटली उसकी सेलिंग प्राइस भी उसी हिसाब से कम होगी और असल में हमें नुकसान हो रहा होगा। तीसरी रीज़न डेप्रिसिएशन चार्ज करने की है ट्रू ट्रू वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट। हमने एसेट्स को हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे लिखना होता है बैलेंस शीट में या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो अगर डेप्रिसिएशन ही हम चार्ज नहीं करेंगे, तो जो एसेट्स की वैल्यू है वो ओवर स्टेटेड होएगी, हायर होगी उसकी असल वैल्यू से। तो असल वैल्यू पे हमने इसको करना होता है डिस्प्ले। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, फिर एट द एंड आपका एक इशू होता है कि आपने जब टाइम ख़त्म हो गया, तो या कोई और रीज़न जिसकी वजह से आपको एसेट को रिप्लेस करना पड़ता है, तो अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखी होगी, तो आपके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आप इसको प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्राइस ऑफ़र कर रहा है, या नुकसान पे कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप नहीं चार्ज कर रहे डेप्रिसिएशन और आपने रिप्लेसमेंट करने के लिए बेच दिया पुराना एसेट, तो आपको नहीं पता कि आप वही बात कि प्रॉफिट या लॉस पे कर रहे हैं। प्लस हो सकता है फिर नया एसेट खरीदने के लिए आपको फ्रेश कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़े। तो बेहतर ये होता है कि एसेट में से कुछ पैसे बचा के डेप्रिसिएशन या प्रोविजन बना के साइड पे रखते रहें और उसको नए एसेट के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ करें। कीपिंग कैपिटल इंटैक्ट, अगर गलत
मुनाफा आप शो करते रहेंगे, इनकम शो करते रहेंगे, तो आपका कैपिटल जो है वो ओवर स्टेटेड होता रहेगा। और अगर आप कम करेंगे तो आपका मतलब अगर आप डेप्रिसिएशन ज़्यादा ज़रूरत से चार्ज कर देंगे तो आपका सरमाया कम होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश हमने ये करनी है कि कैपिटल जो है वो हमारा कम या ज़्यादा ना हो, जितना असल में होना चाहिए उतना ही हो। प्लस वर्किंग कैपिटल भी हमारा जो है वो, वर्किंग कैपिटल वो सरमाया होता है जो आप रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो हमारा इंटैक्ट रहे, ना उसको ओवरस्टेट करें ना उसको अंडरस्टेट करें। फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, अब आपकी न्यू वेरिएंट्स में होगा ये कंपनीज एक्ट 2017 मेरे हिसाब से। तो कंपनीज एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट भी ये है कि लीगली आप बाउंड हैं कि आपने ये काम करना है, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ये रूल है। फिर एक चीज़ होती है डेप्रिसिएशन वर्सेस फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन क्या होती है? जो मार्केट प्राइस होती है ना एसेट की, उसका ऊपर नीचे होना फ्लक्चुएशन होता है। जैसे आपने 10,000 की मशीन खरीदी है, 2 दिन बाद वो 20,000 की हो गई है, या 5 दिन बाद वो 2,000 पे चली गई है। तो फ्लक्चुएशन का एज सच बिजनेस के ऑपरेशन से इतना ताल्लुक नहीं होता। हमने इसको अकाउंट फॉर भी नहीं करना होता, रिकॉर्ड भी नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि एसेट के वर्किंग पे इसका कोई असर नहीं होता। हाँ, अगर आपने को बेचना पड़ गया है तो फिर इसका असर होगा, लेकिन आपको पता है कि एसिड होती वो चीज़ है जो हम इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं बिज़नेस में, उसको फ़ौरी फ़ौरी हमने बेचना ही नहीं होता, इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन वो चीज़ है जो यूजेज के साथ, वेयर एंड टेयर के साथ हो रही है और हमने इसको इग्नोर नहीं करना, इट मस्ट बी कंसीडर्ड, ठीक है? इसको रिकॉर्ड करना है। ये डिफरेंस पॉइंट्स देख लीजिएगा आप डेप्रिसिएशन एंड फ्लक्चुएशन के। डेप्रिसिएशन के ख़वास क्या हैं, क्या खूबियाँ हैं इसकी? ये फिक्स्ड एसेट्स पे हम चार्ज करते हैं सिर्फ, ठीक है? करंट एसेट्स पे, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स पे, कैश पे डेप्रिसिएशन नहीं होती। ये परपेचुअल होती है, यानी इनफिनाइट टाइम पीरियड तक आपको इसको करना पड़ता है जब तक एसेट बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए। ग्रेजुअल होती है, आहिस्ता आहिस्ता चार्ज करते हैं, सारा एसेट एक ही साल में हम चार्ज करके ख़त्म नहीं करते। कॉन्टीन्यूअस होती है, इसको कॉन्टिन्यूली करते हैं ओवर द ईयर्स। और ये कब तक करती है? जब तक एस्टिमेटेड लाइफ, वर्किंग लाइफ ऑफ एसिड एंड नहीं हो जाती या एसिड एंड नहीं हो जाता। ये एसिड के इस्तेमाल की वजह से होती है और कुछ केसेस में ये इस्तेमाल के बगैर भी ख़त्म हो जाता है, ऐसे जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स वगैरह। डेप्रिसिएशन रेवेन्यू के अगेंस्ट एक जुर्माना है, एक चार्ज है, और ये अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से हम कर रहे होते हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर एक डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, एस्टीमेट होगी। और ये फ्लक्चुएशन मार्केट प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, फ्लक्चुएशंस को हम इग्नोर करते हैं। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने कैसे निकालनी है प्रिसाइजली, तो इसको डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको हमने अंदाज़ा लगाना होता है, और अंदाज़ा लगाने के मुख्तलिफ तरीके पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है? टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू, सॉरी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू के बाद जो अमाउंट बचती है उसको हम डेप्रिसिएबल वैल्यू में डिवाइड कर देते हैं। कुछ एसेट्स हैं जिनकी एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन निकल आती है, वही अगेन लीज और प्रॉपर्टी, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं ये। तो डेप्रिसिएशन निकालना जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।